हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए 27 जून की करंट अफेयर्स को फटाफट देख लेते हैं कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो कि हम लोग रिसर्च करके कई जगह से लेके आते हैं। पूरी टीम इसको रिसर्च करती है बड़ी ध्यान से, ताकि आपको सटीक उत्तर मिले साथ में। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो लोग डेली संस्करण को देख रहे हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए पहला प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ए भर्तृहरि महताब, बी ओम बिरला, सी राहुल गांधी या डी जेपी नड्डा। इसका सही उत्तर है भर्तृहरि महताब। ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर है ओम बिरला। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें भर्तृहरि महताब की, तो ये हमारे प्रोटम स्पीकर हैं। कौन है? प्रोटम स्पीकर। जैसे ही, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे ही स्पीकर का चुनाव होता है तो प्रोटम स्पीकर की जो गद्दी होती है अपने आप चली जाती है, मतलब ये सीट अपने आप निरस्त हो जाती है। वही बात करें राहुल गांधी, तो लोकसभा में ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इस टाइम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष जिसे बोलते हैं। वही जेपी नड्डा, तो जेपी नड्डा ये है लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा। ये आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस बीजेपी की तरफ से। आइए इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो वही कोटा राजस्थान के सांसद हैं ओम बिरला। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। वही सदन ने ध्वनि मत से प्रस्ताव को अपनाया है। तो ध्यान रखिए, इसका जो इलेक्शन होता है वो ये नहीं होता कि आप बैलेट वोट्स डालें, ये सब सीधा क्वेश्चन उठता है कि हाँ भाई आप किसको इसमें अपना आप सहयोग दे रहे हैं। उसी हिसाब से वॉइस वोट होता है, और वॉइस वोट के जितना ही ज्यादा जिसके नाम का हुकार भरी जाती है उसी को सेट कर लिया जाता है। तो इनके नाम पे हुकार भरी गई थी इस साल। वही प्रोटम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने परिणाम घोषित किया। इनका परिणाम कौन घोषित करता है? प्रश्न ये भी आ सकता है। तो प्रोटम स्पीकर द्वारा इनका परिणाम घोषित किया, जो कि कौन है? भर्तृहरि महताब। पहला सत्र 24 जून 2024 को शुरू हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कहेंगे 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? 24 जून को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उल्लास कार्यक्रम हाल ही में किससे संबंधित समाचारों में देखा गया? रेलवे सुरक्षा, बी शिक्षा, सी कृषि या डी स्पेस साइंस। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी शिक्षा से इसका सीधा सीधा संबंध है। वहीं बात करें तो समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा को समझना उल्लास, पहले देश में शिक्षा और साक्षरता में क्रांति लाना इसका उद्देश्य है मेन, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था। वहीं अगर बात करें उल्लास की, तो इंग्लिश में इसका जो मतलब है वो है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी। इसकी फुल फॉर्म बहुत आसान हो जाती है इंग्लिश में। वही लद्दाख ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त की है। अभी इसीलिए न्यूज में आया है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। उल्लास मॉडल स्वयं सेवक पर आधारित है, अर्थात इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ना, वो वॉलेंटरली आते हैं, मतलब अपनी इच्छा से आते हैं और मोबाइल पे अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, और लोगों को, जो लोग अक्षर हैं उनको साक्षरता प्रदान करते हैं। यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सुंदरता है। बिना किसी पैसे के कोई इनको यहाँ रिवॉर्ड नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसी के साथ साथ मैं आपसे कहूंगा यहीं पर लद्दाख का मैप जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सफाई अपनाओ बीमा भगाओ पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या डी नीति आयोग। तो ध्यान रखिएगा, इसका सीधा सीधा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.A के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 जुलाई और 31 से 2024 तक सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य मानसून से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है। यह आपको ध्यान रखना है। यह पहल सफाई अभियानों, अपशिष्ट प्रबंधन, शौचालयों की नियमित सफाई, बच्चों के लिए स्वच्छता, जल गुणवत्ता, नमूनीकरण, पेयजल आपूर्ति आदि पर केंद्रित है। अमृत 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखिएगा 2.0 की बात हो रही है, तो 1 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, बायोमेडिकल कचरे को मिट्टी में बदलने के लिए 1 सप्ताह का एक थीम अभियान किसने शुरू किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें जो मेडिकल वेस्ट है ना, उसको बात करें मिट्टी में बदला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, क्योंकि जो भी मिट्टी है उसका उपयोग होगा किस लिए?
कि कहीं खाद्य पदार्थ या पौधे लगाए जाएंगे उसके अंदर, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टेक्नोलॉजी का सही यूज है इसे। तो बताइए, ए CSIR, बी एम्स, या सी IIT बॉम्बे, या डी DRDO? इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, ये आपको ध्यान रखना है। CSIR ने एम्स के साथ मिलकर इसकी पहल की शुरुआत की। CSIR और एम्स नई दिल्ली रोजजनक जैव चिकित्सा कचरे को मूल्य वर्धित मिट्टी योजक में बदलने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करेंगे। यह अभियान जून से दिसंबर 2024 तक चलेगा। ध्यान रखना है कि जून से दिसंबर 2024 तक चलेगा, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण सहित 8 विषयों पर प्रौद्योगिकी और नवीन उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। अगर CSIR की बात करें तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इसके निदेशक कौन है? एन कैलेसेल्वी, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में शत्रु एजेंट अध्यादेश कानून लागू किया गया? ये आपको मैं बता दूं, ये जो अध्यादेश है ना, ये UAPA, आपने सुना होगा, अनलॉफुल आइडेंटिटी प्रिवेंशन एक्ट, आपने इसके बारे में तो सुना होगा। तो ये इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो हाल ही बताइए कहां पे इसको लागू किया गया? ए मणिपुर, बी आसाम, सी जम्मू, या डी कश्मीर? हाल ही में इसको जम्मू में भी लागू किया गया फिर से। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जम्मू में आए दिन कहीं ना कहीं ब्लास्ट, कहीं ना कहीं कुछ होता है, लोग वहां पे आतंकवादियों की मदद करते हैं उन्हीं को रोकथाम के लिए। तो पहली बार जम्मू कश्मीर में डोगरा महाराज द्वारा 1917 में इसे लागू किया गया था। वही वो 2019 के बाद, जब इसके किसकी बात हो रही है, 370 जब खत्म हो गई थी ना, तो इसमें उसको दोबारा से अब रीइंस्टॉल किया गया है। वही इसमें सजा का प्रावधान क्या है? आजीवन कारावास है, मृत्युदंड या 10 साल तक कठोर कारावास। इसकी जांच की बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा, जांच में कौन? सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेष न्यायाधीश द्वारा इसकी जांच की जाती है। वहीं फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। सोचना आप, इसका अगर जो फैसला है उसमें कोई अपील नहीं है, चाहे गलत सही जो भी है। विशेष न्यायाधीश के फैसले की समीक्षा के केवल सरकार द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है, अन्यथा किसी के द्वारा नहीं की जा सकती है। उसी के साथ आपको ये चीज और ध्यान रखनी है कि अगर ये कानून पूरे देश में एप्लीकेबल हो जाए तो क्या होगा? तो ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो आर्टिकल है ना, फंडामेंटल राइट्स, वो वायलेट हो जाएगा। तो इसीलिए हर जगह इसको एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इन मामलों में अगर मैं आपसे कहूं कौन से 2 फंडामेंटल आर्टिकल हैं जो कभी खत्म नहीं होते, तो 20 और 21, ये आपको ध्यान रखना है। 20 और 21 ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये दोनों कभी खत्म नहीं होते, तो इनको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ हेवन। ठीक है, आइए इसी के साथ एक बारी मैप देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि ये देखिए आपका ये है जम्मू, ठीक है, ये आपका लद्दाख एरिया, पिछले क्वेश्चन का मैंने आपको बताया था लद्दाख, ये भी देख लें। और ये अब क्या है? यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि धारा 370 ये हट गई है, ठीक है, अनुच्छेद 370 को वायलेट कर दी, खत्म हो गया है। वहीं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर POK जिसे कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसी के साथ में है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये रही, और लाइन ऑफ कंट्रोल ये रही, LOC और LAC। ये आपको ध्यान रखना है। सियाचिन ग्लेशियर पूछ रहा था, तो ये आपको ध्यान रखना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली कोयला गैसीकरण पायलट परियोजना शुरू की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, या डी झारखंड? तो हाल ही में झारखंड में इसका शुरुआत हुई है, पहली परियोजना है, ये ध्यान रखिएगा आपको। वहीं इसको कहां पे स्टार्ट किया गया? तो जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में स्थित है ये, ठीक है। कोयला निकालने की बजाय इसमें कोयला नहीं निकाला जाएगा, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में भूमिगत कोयले को मीथेन, हाइड्रोजन और मोनोऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं गैसिफिकेशन, ये ध्यान रखना। देखो इसमें ना एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाएगा कोयला, जैसे कोयला खोद करके यहां से निकालते हैं, ये नहीं किया जाएगा। यहाँ सीधे इसको क्या है, ऐसा प्रोसेस है कि गैस डायरेक्ट कन्वर्ट कर दी जाएगी और इसको यूज किया जाएगा। वही सेंट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट के साथ कनाडा की एक कंपनी एर्गो एक्सर्जी टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ये इन्होंने स्थापित किया है, आपको ध्यान रखना है गैसिफिकेशन। वहीं झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। उपराजधानी दुमका है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है। राज्यपाल कौन है? पी राधाकृष्णन। झारखंड का राजकीय फूल क्या है? पलाश। राजीव पक्षी कोयला, कोयल, नॉट कोयला। अच्छा, कोयला से कोयल से याद रहेगा ना आपको, राजकीय पक्षी क्या है? कोयला, कोयल, ये आपको ध्यान है। राजकीय वृक्ष साल।
अगर मैप देखें तो ध्यान रखिए झारखंड की बाउंड्री किससे टच होती है, तो एक वेस्ट बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा आपका उड़ीसा। तो 5 राज्यों से इसकी बाउंड्री मिलती है। बिहार से झारखंड को अलग करके बनाया गया था, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ध्यान रखिए 11 पदक जीते हैं। ठीक है, टोटल 11 पदक, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक और 11, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर बात करें तो भारतीय पहलवानों में अम्मान कहां पर हुआ है? जॉर्डन। अम्मान एक जगह है जॉर्डन में, वहां पर ये प्रतियोगिता हाल ही में हुई थी जिसमें 11 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण हैं, 2 रजक हैं और 5 कांस्य हैं। पिछली अंडर 17 अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहां हुई थी? तो किर्गिस्तान में हुई थी, वहां की राजधानी बिश्केक, ये आपको ध्यान रखना है। आइए एक बार इसका मैप देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्यों इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो ये देखिए, हमने कहा था जॉर्डन, ये रहा आपका जॉर्डन। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन? कमेंट करिए, याद रहेगा आपको। ठीक है, तो ये देखिए कहां से इसकी ये आपका इजराइल इसके साथ में लगा हुआ है और सऊदी अरेबिया। ठीक है, कई बार प्रश्न आता है कहां पर है, इसकी राजधानी क्या है, किससे लगा है, और यहां पर लाल सी को थोड़ा सा टच करता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 64वीं अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई थी? ए उलानबातर, बी दिल्ली, सी पेरिस या डी टोक्यो? तो ध्यान रखिए, इसका अभी हाल ही में बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी। उसके बाद यह जानने की भारत चीनी का सबसे बड़ा मतलब दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2024 के डेटा के अनुसार ये आया है, इससे पहले भारत पहले नंबर पे था 2023 में, ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करें तो सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है इसका? तो ब्राजील है, इस टाइम ब्राजील नंबर 1 पे है। वही विश्व का 20% उत्पादन करता है भारत, जो कि खपत है इसकी, और 15% योगदान देता है पूरे विश्व में उत्पादन का। ठीक है, वही भारत में यूपी प्रमुख उत्पादक है शुगर केन का। अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की स्थापना हुई थी 1968 में। सदस्य इसके 27 देश हैं। इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। वैश्विक प्रतिनिधित्व विश्व चीनी का उत्पादन 87% करता है कौन? आईएसओ, इंटरनेशनल शुगर केन ऑर्गेनाइजेशन। विश्व चीनी खपत का 64% यहीं से है, 84 देश ये। विश्व आयात का 34% और विश्व निर्यात का 92%। कितनी बड़ी संख्या है ये। इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य है संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख चीनी उत्पादक, उपभोग और व्यापारी देशों के लिए एक मंच प्रदान करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या नीति आयोग? इसका सही उत्तर है ए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण जेपी नड्डा, तो इसके मंत्री भी आपका देखो यहां प्रश्न तैयार हो गया, कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शून्य बाल मृत्यु के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 शुरू किया है। इसका उद्देश्य भी आपका पता चल गया कि उद्देश्य क्या है। 2 प्रश्न। अगला है, दस्त का सामान्य कारण पेट फ्लू किस लिए होती है? दस्त, डायरिया, तो इसका नाम है वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, तो जिसका बैक्टीरिया का नाम है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूल इन ए बॉक्स पहल किसने शुरू की है? ए केरला, बी तेलंगाना, सी मणिपुर या डी आसाम? तो हाल ही में आसाम ने इसको शुरुआत की है, क्योंकि वहां फ्लड आया था, तो स्कूल चल नहीं पा रहे थे, तो उन्हीं स्कूलों को बॉक्स इन द सेंस ऑफ शेल्टर्स बनाए गए हैं, उसी के जरिए किट तैयार करके बच्चों को दी जाएगी। यही है स्कूल ऑफ द बॉक्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो बात करें असम के बाढ़ प्रभावित बच्चों को आदर्श राहत शिविरों में किट बॉक्स के स्कूल मिलेगा। वही यूनिसेफ द्वारा डिजाइन की गई ये किट है। अगर किसने किट डिजाइन की है? तो यूनिसेफ ने की है। यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा है। गवर्नर यहाँ के गुलाब चंद कटारिया है। राजधानी यहाँ की दिसपुर है। एक बार इसका मैप जरूर देख लीजिए, कई बार प्रश्न आता है कि असम की बाउंड्री किस अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री को टच करती, कंट्री को? तो ध्यान रखिए एक ही कंट्री को टच करती है, किसको? सिर्फ बांग्लादेश। किसको? बांग्लादेश। और किन राज्यों को करती है? तो राज्य देखो, इधर वेस्ट बंगाल 1 हो गया, इधर मेघालय 2 हो गया, अरुणाचल प्रदेश 3 हो गया, और नागालैंड 4 हो गया, और आपका इम्फाल मणिपुर 5 हो गया, मिजोरम 6 हो गया, त्रिपुरा 7 हो गया। तो 7 राज्यों को इसकी बाउंड्री टच करती है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद पूरा संस्करण देखने के लिए। 2024 की
स्पेशल बैच स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी के लिए। तो जो लोग चैनल से जुड़े हैं उनका फायदा बहुत होने वाला है। तो अब हम डेली बुलेटिन भी लेके आएंगे, ठीक है, बुलेटिन जिसमें सिर्फ डेफिनेशन रहेगी और प्रोजेक्ट्स के रहेंगे कि क्या प्रोजेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट उनके ऊपर। चलिए, कल तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।